तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जेडब्ल्यू मेंस 2026 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 31 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक ये रजिस्ट्रेशंस आपके चलने वाले हैं। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके सारे ही टॉपिक्स यहाँ पर कवर करेंगे। काफी सारी अच्छी इंफॉर्मेशंस आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी चीज यहाँ पर हमने छोड़ी है। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए होंगे जेडब्ल्यू मेंस के रजिस्ट्रेशन करने के लिए और उसके बाद भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की तो वो आपको अपलोड यहां पर नहीं करने हैं जेडब्ल्यू मेंस के रजिस्ट्रेशन के टाइम। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की केवल कुछ डिटेल्स आपको यहां पर फिलअप करनी पड़ेगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट की फिजिकल कॉपी आपके पास होनी चाहिए, लेकिन अभी उसको रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको अपलोड करने की नीड नहीं है। उसकी नीड आपको पड़ेगी जब आप अपनी काउंसलिंग करवा रहे होंगे जेडब्ल्यू मेंस की। काउंसलिंग के बारे में भी हम एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लाएंगे, लेकिन अभी मूव ऑन करते हैं अपने इसी टॉपिक की तरफ। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको नीड होगी सर्टिफिकेट नंबर की, डेट ऑफ इशू की और इशूइंग अथॉरिटी की। इन केस अगर किसी ने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए भी दे रखा है तो यहाँ पर भी एक्नॉलेजमेंट या फिर रेसिप्ट नंबर यहाँ पर आपका चल जाएगा। तो अब अगर हम एक नजर मारे कि कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलता है एक पर्टिकुलर कास्ट कैटेगरी को, तो चलिए आइए वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं जनरल कैटेगरी के बारे में बात करूं तो 40.5% सीट्स यहाँ पर ऐसा कोई रिजर्वेशन इनको नहीं मिलता है, लेकिन अगर बाकी सबका हटा दें तो इतनी ही सीट्स जनरल के लिए बचती हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो 10% सीट्स यहाँ पर इनके लिए रिजर्व रहती हैं। ओबीसी एनसीएल के बारे में बात करूं, ध्यान रखिएगा मैंने ओबीसी नहीं बोला, मैंने ओबीसी एनसीएल बोला। ओबीसी एनसीएल का मतलब होता है जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, के लिए यहाँ पर 27% सीट्स रिजर्व्ड रहती हैं। शेड्यूल कास्ट की अगर मैं बात करूं तो 15% सीट्स यहाँ पर उनके लिए भी रिजर्व्ड रहती हैं। शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो 7.5% तक का सीट्स यहाँ पर उनके लिए भी रिजर्व्ड रहती हैं। और जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी 5% का यहाँ पर रिजर्वेशन रहता है। तो अब अगर मैं बात करूं कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं पर्टिकुलर कास्ट कैटेगरी के लिए, तो आइए वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें एक बार यहाँ की सीट मैट्रिक्स के ऊपर, तो आईआईटीज में आपको टोटल 7025 सीट्स, एनआईटीज में 9000 कुछ सीट्स, ट्रिपल आईटीज में भी आपको ऑलमोस्ट 4000 सीट्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जीएफटीआईज में भी ऑलमोस्ट 4500 यहाँ पर सीट्स आपको देखने को मिल रही हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें कि ओपन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की कितनी सीट्स हैं, तो 339 सीट्स। उसी तरीके से एनआईटीज में 487 सीट्स। जेन ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स की यहाँ पर आपको 1700 कुछ सीट्स देखने को मिलती हैं। एनआईटीज में 2300 सीट्स। तो इसी तरीके से यहाँ पर पूरा आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आप डेटा देख सकते हैं। अब अगर हम आगे बात करें कि जेडब्ल्यू एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई होने के लिए आपको जेडब्ल्यू मेंस में कितनी परसेंटाइल यहाँ पर लानी पड़ती है, पिछले साल का डेटा अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2026 में जनरल स्टूडेंट्स के लिए 90 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 परसेंटाइल, ओबीसी एनसीएल के लिए 72 परसेंटाइल, एससी और एसटी स्टूडेंट्स के लिए 50 और 40 परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आपको चाहिए थी। लेकिन पिछले कुछ सालों के ट्रेंड के हिसाब से जिस हिसाब से कंपटीशन यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो 2025 का डेटा अगर हम देखें तो 93 परसेंटाइल जनरल स्टूडेंट्स के लिए, 80 परसेंटाइल ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए भी 79 परसेंटाइल, एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए 61 और 47 परसेंटाइल की नीड आपको यहाँ पर रहती है। तो अब अगर हम एक एक करके सारे ही सर्टिफिकेट्स के बारे में यहाँ पर बात करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ओबीसी एनसीएल के सर्टिफिकेट के बारे में, तो ये काफी ज्यादा सिमिलर आपको देखने को मिलता है ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट से ही, क्योंकि ओबीसी और एनसीएल कैटेगरी का फायदा सिर्फ वो ही लोग उठा पाएंगे जो कि ओबीसी कैटेगरी में भी आते हैं, और वो कास्ट कैटेगरीज स्पेशली जो कि सेंट्रल लिस्ट में मेंशन्ड है। आपको ये कौन सी वेबसाइट में देखने को मिलेगा वो भी मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। और इसी के साथ साथ उनकी एनुअल इनकम भी एक सेट लिमिट से कम होनी चाहिए, और ये लिमिट स्टेट टू स्टेट डिफर करती है, जो कि आप ऑनलाइन जाकर के देख सकते हैं। और जो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट होता है वो केवल 1 ही साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद आपको उसे रिन्यू भी कराना पड़ता है। इतना कोई टफ काम नहीं है अपने ओबीसी एनसीएल के सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना। आप अपनी ही जिले के जो तहसील कोर्ट होता है वहां पर जाकर के आपका ये सर्टिफिकेट रिन्यू हो जाएगा काफी इजीली।
और आपको जो यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वो आपका इशू होना चाहिए तहसीलदार के द्वारा। तो अब हम एक बार यहाँ पर ओबीसी एनसीएल के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्मेट यहाँ पर रखना है ओबीसी एनसीएल के सर्टिफिकेट का। अगर आपको ये नहीं भी रखना है तो भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट के तहसीलदार के पास जाओ, वो वहां पर आपको जो भी फॉर्मेट देगा वो एक्सेप्टेबल ही रहता है। लेकिन ये जो फॉर्मेट है ये जोसा के द्वारा रिलीज किया गया है, तो इसको भी एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब अगर हम आगे बात करें जन ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के बारे में, तो ये भी काफी सिमिलर होता है ओबीसी एनसीएल के सर्टिफिकेट से ही, लेकिन इसका एक बेसिक डिफरेंस ये है कि ये पूरी कंट्री में एक ही जैसा रहता है, ये स्टेट टू स्टेट डिफर नहीं करता है। इफ यू फुलफिल ऑल द क्राइटेरियाज यू आर एलिजिबल टू गेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। जितने भी इसके क्राइटेरियाज हैं अगर आप उन सबको फुलफिल कर देते हो तो फिर आप इस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 10% तक का यहाँ पर रिजर्वेशन आपको देखने को मिलता है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। अब अगर मैं बात करूं कुछ क्राइटेरियाज की कि कब आप इस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, तो सबसे पहला है इनकम लिमिट। आपकी जो पूरी फैमिली की कलेक्टिव इनकम है वो 8 लाख रुपीज पर एनम से कम ही होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल लैंड लिमिट के बारे में अगर मैं बात करूं कि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड है आपके पास तो वो भी 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। फ्लैट लिमिट के बारे में अगर मैं बात करूं कि अगर आपकी फैमिली कोई फ्लैट ओन करती है तो वो भी 1000 स्क्वायर फीट से कम का होना चाहिए। जहां पर भी आप रह रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट से कम का होना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्लॉट है तो वो भी आपका 100 स्क्वायर यार्ड से कम आपका यहाँ पर होना चाहिए। प्रॉपर्टी क्लबिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी इन डिफरेंट लोकेशंस हेल्ड बाय द फैमिली इज क्लब्ड फॉर द एसेट टेस्ट। आपकी जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज है वो वहां पर आपकी क्लब करी जाएंगी। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना चाहिए या फिर नहीं। ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो कुछ ऐसा यहाँ पर फॉर्मेट रहता है जो कि जोसा के द्वारा रिलीज किया गया है। अब अगर हम बात करें एससी सर्टिफिकेट्स के बारे में तो एससी सर्टिफिकेट बनवाना भी एज सच कोई बहुत ज्यादा टफ चीज यहाँ पर नहीं है। आपको एप्लीकेशंस जो होती है इन पर्सन जाकर के सबमिट करनी पड़ेंगी। यहाँ पर ये जो एससी सर्टिफिकेट है ये आपको ऑनलाइन नहीं बन पाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यहाँ पर हर स्टेट का अपना एक पोर्टल होता है ऑफिशियल बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट का, वहां पर जाकर के आप इन सब चीजों के बारे में भी देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि एससी एसटी सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट रिलीज किया गया है जोसा के द्वारा, तो कुछ ऐसा फॉर्मेट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एससी एसटी सर्टिफिकेट का जो कि जोसा के द्वारा रिलीज किया गया है। अब फाइनली अगर मैं बात करूं पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट के बारे में तो इंडिविजुअल्स जिनकी 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है केवल वो लोग ही इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो उनकी डिसेबिलिटीज हैं वो मेंशन्ड भी होनी चाहिए डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में। अगर ये है तभी आप इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन सी फिजिकल डिसेबिलिटीज यहाँ पर आपको होंगी तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। विजुअल इंपेयरमेंट, ब्लाइंडनेस या फिर लो विजन में सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मिल सकता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लेप्रोसी, क्योर्ड पर्सन, डॉर्फिज्म, अगर आप डॉर्फ है तो भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक विक्टिम्स, हियरिंग इंपेयरमेंट जिनको सुनने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है या फिर एकदम वो अगर नहीं सुनाई देता है उनको तो भी उनको इस सर्टिफिकेट के लिए वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, अगर उनकी टंग में कुछ डिसेबिलिटी है तब भी वो लोग यहाँ पर इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी काफी सारी चीजें होती हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, मेंटल बिहेवियर डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, पार्किंसन डिजीज होती है काफी सारे लोगों को, तो अगर उनको ये डिजीज हैं तब भी वो लोग इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का क्या यहाँ पर फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है तो कुछ ऐसा फॉर्मेट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का। डायस्लेक्सिक का यहाँ पर कुछ अलग फॉर्मेट देखने को मिलता है। तो 2-3 फॉर्मेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के। तो कंप्लीट डिटेल्स हमने अपनी आज की इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में प्रोवाइड कर दी है। मेरे हिसाब से अब आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के बारे में। हमने स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक ये चीज बताई है कि कौन कौन लोग एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, क्या आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है या नहीं करना है, सारी ही चीजों के बारे में, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या रहने वाला है, आप ये सर्टिफिकेट कहां से बनवा सकते हैं, रिन्यू कराने की डेट क्या रहती है, रिन्यू कराने का क्या प्रोसेस होता है, सारी ही चीजों के बारे में हम यहाँ पर आज की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में इंफॉर्मेशन का भंडार लेकर के इसी तरह। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे इस चैनल कॉलेज कैंपस को।